डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2024 ईयर का है और इन क्वेश्चंस को आप लगाने के लिए एक कॉपी पेन ले लीजिए, खुद इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इसका आंसर लिख लीजिए और फिर डिस्कशन सुनिए। और ये क्वेश्चंस यूपीएससी में दोबारा भी किसी आपके परिवर्तन के साथ आ सकते हैं, साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस में भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब अगर आप देखिएगा तो जो परिसीमन आयोग आपका बनाया गया है वो 2023 तक कुल आपके 4 बार परिसीमन आयोग बनाया गया, 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं ये हर सेंसस के बाद बनाने होते हैं, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक तरह से डिलिमिटेशन के ऊपर रोक लगा दिया पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से। 1976 में डिलिमिटेशन के ऊपर रोक लगा दिया गया। तो 3 ही बार डिलिमिटेशन कमीशन उसके पहले हुए थे। आप देखिएगा 1952 के सेंसस के लिए, 1962 के सेंसस के लिए, 1972 के सेंसस के लिए। तो ये आप देखिएगा 72 के सेंसस के लिए 3 बार आपके परिसीमन आयोग बने, 1952 में, 1963 में और 1973 में, और एक बार फिर आपका बना है 2002 में। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 बार परिसीमन बना है। लेकिन ये जो 4 बार परिसीमन बना है, इस 4 बार परिसीमन के अंतर्गत 3 बार जो परिसीमन हुए हैं, 1973 में जो बना और एक आपका बना 2002 में। तो ये जो बना 1962 के सेंसस पे 1963 में, 2002 के सेंसस पे 2002 में ही बना। तो ये आप देखिएगा कि 1952 के सेंसस पे अगर आप देखिएगा तो 1952 में ही बना, 1962 के सेंसस पे 1963 में बना और 1972 के सेंसस पे 1973 में बना। तो ये 4 बार परिसीमन बना है। अब ये जो 4 बार परिसीमन बना है इसमें 3 टाइम्स जो डिलिमिटेशन हुए हैं ये विद इन डिफरेंट स्टेट्स हुए हैं, विद इन डिफरेंट स्टेट्स हुए हैं, विभिन्न राज्यों के मध्य हुए हैं। सीटों का बंटवारा, जैसे कि जनसंख्या के आधार पे यूपी का, बिहार का लोकसभा में सीटों का आवंटन बढ़ेगा, और अगर दक्षिण के राज्यों के तमिलनाडु, केरला का अगर जनसंख्या घट रहा है तो इनकी सीटें कम होंगी। 2002 में सेंसस के आधार पे जब परिसीमन हुआ तो ये विद इन डिफरेंट स्टेट्स नहीं हुआ, ये विद इन स्टेट इटसेल्फ हुआ, राज्य के अंतर्गत ही हुआ, केवल एक राज्य के अंतर्गत ही होगा। जैसे यूपी में ही टोटल सीटें अगर मान लीजिए लोकसभा की 80 हैं तो 80 की 80 सीटें ही रहेंगी, इनकी सीटें बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी नहीं, लेकिन उसमें जिन क्षेत्रों का जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जिन जनसंख्या की कमी हो रही है उसके अनुसार वापस उनका पुनर्गठन परिसीमन किया जाएगा। तो ये आपका किया गया। तो ये 3 बार विद इन डिफरेंट स्टेट्स में विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच में हो रहे हैं। चौथी बार जो परिसीमन हो रहा है ये एक राज्य के अंतर्गत ही आपका हो रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपको जानना है, डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरमैन होता है आइदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, रिटायर्ड जज है, सर्विंग जज है, और एक जो आपके मेंबर होंगे वो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 सदस्य की संस्था होती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्षेत्र के, उनसे भी सहमति ली जा सकती है। तो रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपका इसका चेयरपर्सन होता है, सदस्य होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सदस्य कौन होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त, और हो सकता है उस क्षेत्र का एमपी एमएलए आपका हो। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं
इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। डिसीजंस ऑफ दीज आर बाइंडिंग, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक पॉइंट और आपको जानना है कि इससे संबंधित अनुच्छेद अगर आप पढ़िएगा संविधान में, तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो 82 आर्टिकल 82 है लोकसभा के लिए, और आपके 170 है राज्य विधानसभा के लिए, और आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में 330 और 332 है, और 327 आपका अनुच्छेद है संसद की वो शक्ति जिसके संदर्भ में वो चुनाव के माध्यम के लिए, चुनाव करवाने के लिए कुछ अधिनियम का निर्माण कर सकते हैं। और 329 क है जो बोला जा रहा है कि डिलिमिटेशन के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कितनी बार बनाया गया है, तो 4 बार बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amended the 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। 71वें संविधान संशोधन 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित किस भाषा को जोड़ा है। अब अगर ये देखिएगा तो इसके संदर्भ में आपको अगर चुनना है तो लास्ट वाला जो आपका संशोधन हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और क्योंकि रीसेंट आपका संशोधन था भाषा के संदर्भ में, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी रहती है। जैसे बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी, ये 4 भाषाएं आपके 92 संविधान संशोधन से जोड़ा गया 2003 में। अब उसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है 1992 के संदर्भ में। जो 71वां संविधान संशोधन है तो इसमें कोंकणी दिया जा रहा है, दूसरा मणिपुरी, नेपाली और मैथिली। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं 92 संविधान संशोधन में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो 92 संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो जिसमें जिसमें मैथिली आएगा वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, आंसर होगा 1, 2 और 3। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, मैती भाषा और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। भाषा के संदर्भ में हमारे यहाँ पे 3 बार, अगर आप देखिएगा 4 बार महत्वपूर्ण संशोधन हो रखे हैं। पहला संशोधन आपका हुआ 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को 15वां भाषा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, बाद में सिंधी को 1967 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, कोंकणी, मैनपुरी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये आपके देखा जाएगा कि 3 भाषा को और जोड़ा गया, टोटल 18 हो गए। 92 संविधान संशोधन से 4 भाषा और जोड़े गए, टोटल 22 हो गए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। और 96 संविधान संशोधन से उड़िया के शब्द को उड़िया के रूप में आपका परिवर्तित कर दिया गया, ORIYA के जगह पे ODIA लिख दिया गया 8वीं अनुसूची में। और इसमें कुछ विशेष आपके संशोधन हुए हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 से अनुच्छेद 350 क को जोड़ा गया है, जो कि ये दिशा निर्देश देता राज्यों को कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उनके मदर टंग में देना चाहिए। और एक और आपका 350 आपके ख आर्टिकल जोड़ा गया 350B, जिसने एक विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए नियुक्ति की बात की, राष्ट्रपति इसको नियुक्त आपका करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो आपका महत्वपूर्ण बातें हैं। टोटल 4 बार आपके संशोधन हो रखा है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। 96 संविधान संशोधन से उड़िया का शब्द ओडिया कर दिया गया। और यहाँ पे 7वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 350 का 350 ख जोड़ा जा रहा है।
अभी 22 भाषाएं हैं और टोटल हमारे यहाँ पे 11 ऐसी भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा माना जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज, जिसमें सबसे प्रथम लैंग्वेज जो आपका था वो तमिल था, दूसरे नंबर पे संस्कृत को जगह दिया गया। अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन कर रहा है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन दिया जा रहा है। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। अगर आप मैच करिएगा तो पहला स्टेटमेंट सही मैच है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव कर रहे हैं 1934 के आसपास, जेपी नारायण के साथ आचार्य नरेंद्र देव। और यहाँ पे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जो आपका स्थापना है वो जगजीवन राम आपके कर रहे हैं, बाबू जगजीवन राम। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी कर रहे हैं। तो इसमें सही मैच है 1 और 3। आंसर होगा हाउ मेनी आर करेक्टली मैच? ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड। फिर अगला सवाल हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में दिए गए हैं। और प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट आर गिवन इन पार्ट 28 ऑफ द। देखिए कितना आसान सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, सीधे सीधे भाग से ही पूछ ले रहा है कि नगर पालिकाओं का जो शक्तियां हैं वो भाग 9 में दिया जा रहा है। एकदम सही बात है। 74वें संविधान संशोधन 1992 से ये स्थापित किया जा रहा है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18 में दिए गए हैं 352 से 360 तक। और संविधान के संशोधन करने का बाद 20वें भाग में दिया गया है आर्टिकल 368 में। और म्युनिसिपैलिटी के संदर्भ में 243P से लेके 243ZG तक प्रबंध आपके दिए गए हैं। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। पहला आपका है अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अंतरराज्य प्रवास राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। तीसरा है इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। अंतरराज्य संघ रोध संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। निगम कर राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय। अब देखिए इस स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर आप संविधान पढ़िएगा तो भाग जब आप 13 पढ़ते हैं, भाग 13 आप पढ़ते हैं तो उसका नाम ही है इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड कमीशन। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य। और ये 301 अनुच्छेद से लेके 307 तक दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अंतरराज्यीय व्यापार और इस पे एक तरह से वाणिज्य पे रोक लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन पे भी रोक लगाने की या उसको नियमित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। जो सूची 81 है यूनियन लिस्ट का, एंट्री 81 यूनियन लिस्ट का है, वो इंटर स्टेट क्वारंटाइन को डील कर रहा है और इंटर स्टेट माइग्रेशन को डील कर रहा है। मतलब अगर आप देखिएगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रवास और एक राज्य से दूसरे राज्य में संगरोध को आपका टैकल कर रहा है। इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट कॉमर्स और इंटर स्टेट आप क्वारंटाइन, ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। तो स्टेटमेंट इसमें केवल सी सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स अगर आप देखिएगा तो जब आर्टिकल 270 आप पढ़ते हैं तो उसमें ये मेंशन होता है कि जो निगम कर है उसको लगाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, इकट्ठा करने की शक्ति भी केवल केंद्र सरकार के पास है और इन कर का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के मध्य। तो ये स्टेटमेंट आपका अगर आप देखिएगा 270 में तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को रखा है? तो ये बड़ा फेमस केस है KS पुट्टुस्वामी केस। इसी केस के अंदर अगर आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार का कंसेप्ट दिया और ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका आता है। तो आर्टिकल 21 में ये मामला आपका है जो आप देख सकते हैं, जीवन का अधिकार और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखिए, लोकसभा में नैतिकता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्यों ये आपका पूछा जा रहा है, महुआ मोहित्रा का मामला था, बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया और एथिक्स कमेटी ने उनको संसद की सदस्यता से समाप्ति कर दी उनकी। तो इसी पे ये सवाल आप देख सकते हैं कि बना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? लोकसभा के नैतिकता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, प्रारंभ में यह तदर्थ समिति था। दूसरा, only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha, केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तीसरा, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, यह समिति किसी भी ऐसे मामले को नहीं उठा सकती जो न्यायाधीन हो। अब देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़िएगा तो ये स्टेटमेंट तो लगभग सही होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो फिर उसमें संसद हस्तक्षेप नहीं करती है। जनरली आप 121 आर्टिकल, 122 आर्टिकल जब पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है 121 में कि संसद न्यायाधीशों के आचरण के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। इसी तरह से 122 में बोला गया है कि जो आपके न्यायपालिका है वो संसद के कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकती है। तो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पे जनरली अगर कोई मामला कोर्ट में चलता है तो संसद उस पर टिप्पणी नहीं करती, उनकी समितियां उन पर टिप्पणी नहीं करती। तो यहाँ पे आप देखिएगा थर्ड स्टेटमेंट जनरली सही है। दूसरा बोला जा रहा है ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मेंबर ऑफ लोकसभा के अलावा कोई भी व्यक्ति आपका कंप्लेन कर सकता है, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति जो सांसद है अगर वो कंप्लेन कर रहा है तो वो फिर किसी सांसद को ही रिक्वेस्ट करेगा कि ये मामला है और इसको आप संसद में उठाइए एथिक्स कमेटी के सामने, और उसके बिहाफ पे सांसद एफिडेविट आपका देंगे कि ये जो बात बोल रहा है ये व्यक्ति, ये सत्य बात आपका बोल रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, इसमें कोई भी व्यक्ति आपका कर सकता है। रियलिटी, एनी पर्सन कैन मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ अनएथिकल कंडक्ट, however the complaint is made by an outsider, it must be forwarded by a member of Lok Sabha accompanied by an affidavit stating that the complaint is not false or vexatious। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आपका बाहरी व्यक्ति जो सांसद नहीं, अगर कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो किसी सांसद के माध्यम से ही दर्ज करवाएगा। साथ ही साथ में एक वो आपके सत्यापन भी देगा, एफिडेविट भी देगा कि जो हम बात कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें कोई आपका झूठ नहीं है। तीसरा पॉइंट आपका है कि शुरुआत में एक तदर्थ समिति था, ये स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, और अगर आप बात करिएगा तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत आपका है। तो 1 और 3 आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें बड़ा आसान सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। अस्थायी जो आपके अध्यक्ष रहे हैं, सबसे वरिष्ठतम जो आपके सदस्य रहे संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपके पद संभाले थे। आपके एक्टिंग कहा जाएगा, प्रोविजनल प्रेसिडेंट आपके थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पदभार दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर।
इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के प्रावधान था। रक्षा विदेशी मामलों के संघीय विधानमंडल में नियंत्रण रखा गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 1935 ने पहली बार संघवाद का निर्माण करने का प्रयास किया। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स कभी इसको जुड़े नहीं, इसलिए पूरी तरह से संघवाद का काम करना पूरी तरह से संघवाद के रूप में काम नहीं कर पाया, लेकिन इसने प्रयास किया। संघ लोक सेवा आयोग का जो पहला नाम था वो यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये दिखाने के लिए कि इस पूरे भारत के संघ के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। बाद में वही यूपीएससी आपका बना। यहीं पे आपके सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हो रही है केंद्र और राज्य के विवादों को टैकल करने के लिए। तो इस संघवाद का नींव इसमें रखा गया। हालांकि इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो क्या है, जो सैन्य मामले हैं, विदेश नीति है, ये केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है, एकदम सही स्टेटमेंट आपका है। दूसरा, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा आपका, राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा या तो विधेयक को स्वीकृति कर सकती है, संशोधन का सुझाव कर सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और चौथा स्टेटमेंट, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। राज्यसभा द्वारा सुझाए गए धन विधेयक के संशोधन लोकसभा द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आप लोग को मालूम है कि धन विधेयक की परिभाषा 109 में दी गई है, 110 में दी गई है, और इसको पारित करने की प्रक्रिया 109 में दी गई है। 109 में धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही रखा जाएगा। लोकसभा अगर धन विधेयक को पारित करता है, मनी बिल को अगर वो पास करता है, तो इसको पास करने के बाद स्पीकर सर्टिफाई करेंगे कि ये मनी बिल है, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा इसमें आपके अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, संशोधन के लिए निवेदन कर सकता है, खुद संशोधन नहीं कर सकता। यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि संशोधन कर दीजिए। दूसरा, वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे इसको पारित कर सकता है, जैसे दिया गया वैसे पारित कर सकता है। अगर वो इसको रिजेक्ट कर रहा है या 14 दिनों तक कोई निर्णय नहीं ले रहा, इन सारे मामलों में अमेंडमेंट करेगा तो वापस लोकसभा में, लोकसभा इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, फिर ये चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। पास करेगा तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, रिजेक्ट करेगा 14 दिन समाप्ति के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इसमें संयुक्त बैठक की कोई संभावना नहीं होती है। और जो संशोधन के लिए वो आपके रिक्वेस्ट करेंगे, लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये बात आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप बात करिएगा तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित तरीकों से संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। देखिए, इस सवाल पे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि हमने कुछ जगहों के आंसर्स देखे हैं, सबने आंसर 3 ही को मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द आ रहा है उसमें थोड़ा सा विवाद है, और वो शब्द है एनी। ये आपका बोला जा रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है कि एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित तरीकों से संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। एडिशन, वेरिएशन, रिपील, जोड़, परिवर्तन, निरसन। तो अगर आप पढ़िएगा आर्टिकल 368, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन तीनों माध्यम से संशोधन कर सकता है। लेकिन मामला फिर ये उठता है कि जो केशवानंदन भारती वाला केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब विवाद क्या है, संसद तो संशोधन कर देगा,
लेकिन मूल ढांचे की व्याख्या और उस अमेंडमेंट एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका वो नल एंड वॉइड हो सकता है। इसका साधारण मतलब है कि हमारे पार्लियामेंट के पास संशोधन करने की शक्ति तो है, हालांकि उसकी वैधता और अवैधता की जांच करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास आपका है। तो आंसर इसमें जनरली तीनों है और तीनों सही माना जाएगा। तो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट में संशोधन कर दिया मूल ढांचे में, तो उसकी वैधता और अवैधता की जांच फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन आपका पार्लियामेंट तो संशोधन कर ही देगा। तो ये बात आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट subsequent to the amendment of North East Act in 2002. Council comprises which of the following members? इसमें उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में उत्तर पूर्व परिषद अधिनियम के संशोधन के बाद परिषद के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल हैं? अब देखिए इसमें सवाल बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो 100% गलत होने के चांसेस हैं। पहला बोल रहा है उस राज्य के राज्यपाल, तो ये एकदम आपके उस राज्य के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, जो भी उस राज्य का घटक, उस नॉर्थ ईस्ट का संगठक है, उसके मुख्यमंत्री होंगे। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री, अब यहीं पे मामला फंसेगा। भारत के गृह मंत्री बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि जोनल काउंसिल में गृह मंत्री ही प्रिसाइड करता है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में भी गृह मंत्री को ही प्रेसिडेंट बनाया गया है, प्रिसाइड यही करता है। लेकिन ये इसका सदस्य नहीं है, ये इसका चेयरपर्सन है। इस वजह से अगर आप होम मिनिस्टर को भी इसका सदस्य मान लीजिएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें केवल 1, 2, 3 होंगे। होम मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं है, इसका सभापति है, चेयरमैन आपका है। तो ये बात आप देखिएगा। 2002 के संशोधन के बाद गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट को, जो 8 आपके राज्य हैं, उनके राज्यपालों को इसका सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री 8 राज्य के इसके सदस्य हैं। 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे। गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बनाया गया है, उनको इसमें मेंबर के रूप में लिस्ट नहीं किया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और एक और बात आपका है कि सिक्किम को इसका सदस्य बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, जो संशोधन हुआ है। दूसरा बात, इसको क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में भी महत्व दिया गया, रीजनल प्लानिंग बॉडी। ये 8 राज्यों के लिए क्षेत्रीय नियोजन बनाएगा। चेयरमैन का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ने 2018 से यूनियन होम मिनिस्टर को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन आपका बनाया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेंगी। अगला बात आप देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अब आप बताइए कौन सा संविधान संशोधन है, इसको लिख के मैसेज में आप डालिए। क्या क्या संविधान के अनुच्छेद इसमें परिवर्तित हो रहे हैं और क्या क्या प्रबंध है, ये भी बताइए। ये बोला जा रहा है प्रोविजन इन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा से ये काम करना शुरू कर देगा। शुरुआत में 15 सालों के लिए काम करेगा। और ये प्रोविजन देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों के आरक्षित कोटा के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये बात आपका बोला जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें यह बोला गया है कि 18वीं लोकसभा के बाद नहीं लागू होगा, जैसे ही पहला नया सेंसस होगा उसके बाद ये लागू होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगला चुनाव आपके आने वाला है 2029 में, अगर उसके पहले जनगणना पूर्ण रूप से हो जाती है तो उसके साथ ही ये काम करना शुरू कर देगा। अगर जनगणना नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट जो आपके होगा 2029 के बाद, अगर 5 साल सरकार चली तो 2034 में होने की संभावना रहेगी। तो इसमें आपका क्या है, प्रावधान 18वीं लोकसभा में लागू होगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अधिनियम बनने के बाद 15 वर्ष तक लागू रहेगा, सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, 2 और 3 आपके सही हैं। अगला बात आप देख लीजिए, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट।
प्रतिषेध लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है। इसमें अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सरकार आदेश किसी अधिकारी को इसमें नहीं देती है, वो जनरली मैंडेमस में देती है कि आप ये काम करिए, वो आदेश देती है कुछ करने के लिए, परमादेश जिसको बोला जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन आपका क्या है, किसी संसद विधानसभा को प्रतिषेध पर कानून पारित करने के लिए नहीं, ये भी नहीं है। प्रोहिबिशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि शराब पीने से रोकने की बात कही जा रही है। ये कोर्ट, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को कोई आदेश नहीं दे रहा है कि आप शराब पीने के संदर्भ में कोई नियम बनाइए या नहीं। ये प्रोहिबिशन क्या है, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, ये निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ये प्रोहिबिशन आपका होता है। ये गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, ये सरकार को आदेश दिया जाता है कि कोई असंवैधानिक नीति आप पालन कर रहे हो उसको नहीं करिए, ये भी नहीं है। आंसर इसका होगा सी, जो आप देखिएगा। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन का ऑर्डर आपका तब दिया जाता है जब निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार का हनन करना शुरू कर दिए हैं, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करना शुरू कर दिए, दूसरे के क्षेत्राधिकार में काम करना शुरू कर दिए हैं, गलती नियम में कुछ गलत आपके निर्वचन कर दिए हैं, इसलिए सारा आपका जारी किया जाता है। अगला देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। राज्य का राज्यपाल ही उस राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित एक समुदाय दूसरे राज्य में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 342 स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित जाति को डिक्लेयर करने की पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। हालांकि किसी राज्य में अनुसूचित जाति की घोषणा करने के लिए राज्यपाल से वो जरूर सलाह विचार विमर्श कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास किसी भी अनुसूचित जनजाति को घोषित करने की शक्ति नहीं है। दूसरा, कम्युनिटी अगर एक राज्य में अनुसूचित जनजाति है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति हो। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बकरवाल हैं वो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन पूरे भारत में उनको अनुसूचित जनजाति रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नर हैं जो आपके रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में। स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट आप देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय स्तर पे भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अब अगर आप स्टेटमेंट देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। जो आपके संघ के वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री के बिहाफ पे नहीं, राष्ट्रपति के बिहाफ पे वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं 112 के अंतर्गत। दूसरा, जो आपके अनुदान की मांग होती है राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत की जा सकती है। आर्टिकल 113 में आप देखिएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। व्हाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, जब लोकसभा अध्यक्छ को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, he she shall not preside, वही अध्यक्षता नहीं करेंगी। he she shall not have the right to speak, उन्हें उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, उन्हें उसे प्रस्ताव पर पहली बार मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। अगर आप इसको देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। ये आप देखिएगा कि जब ये 93 से 96 तक आर्टिकल आपका दिया गया है,
95-96 में इनको हटाने के प्रावधान आपके बताए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। जब इनको हटाने का प्रावधान होता है तो वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकते। एकदम ठीक बात है, उनको बोलने का अधिकार नहीं होगा, नहीं, एकदम बोलने का अधिकार होगा, अपना प्रतिरक्षण करने का अधिकार है, संसद में अपनी बातों को रखने का अधिकार होगा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। He shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। पहली मर्तबा उनको मतदान करने का अधिकार होगा, मत बराबरी पे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है, और वो अगर आप देखिएगा, अच्छा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ही शैल नॉट प्रिसाइड, और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल सही है, आंसर होगा ए। अगला देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स रिजोल्यूशन। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर समाप्त हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा, a bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। तीसरा, a bill in regard to which the President of India notifies his her intention to summon the House for a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha। कोई विधेयक जिसे संबंध में भारत के राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाने की अपनी मंशा सूचित की है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो इसमें जितने बिल आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में, ये सब समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जितने भी बिल आपके लोकसभा से बिल आपके पास हुए हैं और राज्यसभा में पहुंचे, ये सब भी समाप्त हो जाएंगे। फिर जितने बिल राज्यसभा ने पास किया है और पास करके आपके लोकसभा में भेजा है, लोकसभा के समाप्ति के बाद ये भी समाप्त हो जाएंगे। कौन से बिल बचे रहेंगे? तो राज्यसभा में केवल अभी प्रस्तुत किया गया है, राज्यसभा में अभी केवल इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी बिल के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आह्वान कर दिया, उसके बाद लोकसभा भंग हो गया है, तो भी संयुक्त बैठक के लिए उन सारे सांसदों को बुलाया जाएगा। तो ये बात आप देख सकते हैं कि इसमें आपका ज्वाइंट सिटिंग होगा। तो इसमें अगर आप बात देखिएगा तो कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाने की अपनी मंशा सूचित की है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें अगर आप बात करिएगा तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। अगला बात आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट आपका है, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर आप देखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड साइने डाई बट देयर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस व्हिच इज इन सेशन। सदन का सत्रावसान आमतौर पर तब किया जाता है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्र में स्थित सदन का सत्रावसान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करते हैं। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति सत्र का अंत आपके मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, राष्ट्रपति सत्र का अंत तभी करते हैं जब अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रबंध नहीं है जिसमें ये आपका है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो सदन का अंत नहीं कर सकते हैं। अगर
अनिश्चित काल का स्थगन नहीं हुआ। राष्ट्रपति उसके पहले भी क्या कर सकते हैं, सत्र का अंत कर सकते हैं विदाउट एडजर्नमेंट साइन डाई। तीसरा, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who in exceptional circumstances does so on the advice of the council of minister। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करते हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे आकस्मिक समय हो सकते हैं या एक्सेप्शनल अपवाद वाले बात हो सकते हैं जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत हार चुके हैं, तब वो लोकसभा को भंग करेंगे, और वो जब लोकसभा को भंग करेंगे तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ वहाँ अपना विवेक का उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अगले 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।